आज हम एनर्जी बैलेंस विदाउट रिएक्शंस किसी भी सिस्टम के ऊपर जिसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता उसके ऊपर एनर्जी बैलेंस लगाएंगे, जिसमें जो बेसिक सेक्शन होता है कि आप कैसे विदाउट यूजिंग स्टीम टेबल को इस्तेमाल किए बगैर किस तरह आप एनर्जी कैलकुलेट करते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके पास एनर्जी की कितनी टाइप्स होती हैं। इंटरनल एनर्जी अब आप यूज़ करते हो जब आपके पास कोई भी क्लोज सिस्टम होता है। इंथैल्पी आप तब यूज़ करते हो जब आपके पास ओपन सिस्टम हो। तो इसके लिए आपको या तो सेंसिबल हीट इन्वॉल्व करनी पड़ती है या लेटेंट हीट इन्वॉल्व करनी पड़ती है। तो आपने एक अगर ओपन सिस्टम आपने कंसीडर किया हुआ है तो आपने तीन बेसिक इंफॉर्मेशन उनको रिमाइंड करना है जब भी आपने हाइपोथेटिकल पाथ कंस्ट्रक्ट करना है। जब आपके पास स्टीम टेबल में डाटा ना गिवन हो या आप स्टीम टेबल को यूज़ नहीं करना चाहते, तो सबसे पहले आप करते हैं कि इंथैल्पी को आपने चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, लेकिन उसके लिए आपने टेम्परेचर और फेज दोनों पैरामीटर्स को कांस्टेंट रख देना है। इसी तरह आप हमारे पास तीन वेरिएबल्स होते हैं, एक पास ऑपरेटिंग वेरिएबल्स, एक तो आपके पास प्रेशर होता है, एक आपके पास टेम्परेचर होता है और एक आपके पास स्टेट होती है। तो जब तीनों में से आपने एक चीज़ को चेंज करना है तो बाकी दोनों वेरिएबल्स का कांस्टेंट इफेक्ट देखना है। अगर आप इंथैल्पी को चेंज करते हो प्रेशर चेंज करने से तो आपने टेम्परेचर और फेस को कांस्टेंट रखना है। इसी तरह अगर आपने इंथैल्पी का टेम्परेचर चेंज करना है, टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी इंथैल्पी किस तरह बढ़ती है, टेम्परेचर कम करने से इंथैल्पी किस तरह कम होती है। तो उसके लिए आपको प्रेशर और फेस दोनों कांस्टेंट करने पड़ते हैं। इस तरह जब आप इंथैल्पी का फेज चेंज करना चाह रहे होते हैं, जब उसका टेम्परेचर बढ़ चुका होता है इतना ज़्यादा कि वो बॉइलिंग पॉइंट तक अचीव हो चुका था कोई भी लिक्विड, तो तब उसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख लेते हैं। तो इस बात को अगर मैं समराइज करूं तो ऐसे है कि सेंसिबल जब भी आपने किसी लिक्विड या कंपोनेंट का एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आपने सेंसिबल हीट इफेक्ट्स मेंशन करने हैं और लेटेंट हीट इफेक्ट्स आपने बताने हैं। तो सेंसिबल हीट इफेक्ट्स आपके पास सीपी लैम्डा सीपी डीटी मेथड से आप कैलकुलेट करते हो, जबकि लेटेंट जो हीट इफेक्ट्स होते हैं उसमें आप वेपोराइजेशन हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऐड करते हैं, उसमें आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं और आपके जो है प्रेशर भी कांस्टेंट रखते हैं। यानी आपके पास जब फेज चेंज होगा तो आपके पास टेम्परेचर में कोई स्लाइटली चेंज आएगा, कोई मॉडरेट चेंज नहीं आता, ना ही प्रेशर में कोई चेंज आता है। So, what is hypothetical path? To calculate enthalpy change, you have to construct a hypothetical path, process path. तो इसमें होगा क्या कि hypothetical path में आपने कोई assumed path जनरेट करना है। एक्चुअल आपके पास path कोई भी है, आप 1 से स्टेट 4 तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको 1 से 2 स्टेट जनरेट करनी पड़ेगी और 2 से स्टेट 3 जनरेट करनी पड़ेगी और 3 से फिर 4 की तरफ आप मूव करोगे। तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट यू हैव टू टेक फ्रॉम यू हैव टू डिफाइन रेफरेंस स्टेट्स। आपने कोई भी रेफरेंस स्टेट बतानी है एनर्जी बैलेंस में कि आपके पास फेज क्या है, लिक्विड है, वेपर है या सॉलिड है, उसका टेम्परेचर प्रेशर क्या है। और एक आपके पास एंड पॉइंट होगा जिसमें आप ये बताओगे कि आपके पास जो स्टीम्स है उनकी कंडीशन इनलेट पे और आउटलेट पे क्या थी। तो ये जो आपके पास सेंसिबल हीट्स हैं, जो हीट कैपेसिटी से आप निकालते हो, ये आपके पास टेबल टेबल जो है वो B2 से आप कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसके लिए पहले आपको फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर्स का पता होना चाहिए, जो कि आपके पास Tm है और Tb है। बॉइलिंग टेम्परेचर्स होते हैं और आपके पास मेल्टिंग टेम्परेचर है। बॉइलिंग आपके पास लिक्विड होगा तो वो बॉयल होगा और आपके पास अगर सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेंसिबल हीट इफेक्ट्स आप हीट कैपेसिटी से निकालते हैं, जबकि आप लेटेंट हीट जो है वो आप वेपोराइजेशन और हीट ऑफ मेल्टिंग से आप डिटरमाइन करते हैं। अगर आप वेपोराइजेशन लिक्विड की वेपोराइजेशन करवाते हैं और सॉलिड की आप मेल्टिंग स्टेट लेके आते हैं, जो कि हमें टेबल B1 फेल्डर की बुक के एंड के टेबल से हम चेक कर सकते हैं। अब ये है हमारे पास हाइपोथेटिकल प्रोसेस पाथ है कि आपने करना क्या है। यू हैव टू कैलकुलेट दी चेंज, एंथैल्पी चेंज
कि आपके पास जब 1 kg ऑफ आइस हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वाटर है, आइस को हम वाटर कह देते हैं, सॉलिड स्टेट में वाटर है, उसकी जो है इनिशियल टेम्परेचर भी पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, रूम टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे है, और उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे है। और हमने ये जो है उसका सॉलिड से हमने वेपर स्टेट अचीव करनी है, और उसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है हमने 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है, और इसी तरह हमने उसका मैक्सिमम प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर पे लेके जाना है। अब इसके दो मेथड्स हैं, एक तो आप डायरेक्ट स्टीम टेबल को देखें, स्टीम टेबल में और फाइनल और इनिशियल कंडीशन से आप उनको निकाल सकते हैं कि फाइनल कंडीशंस पे एंथैल्पी क्या है वाटर की, इस कंडीशंस पे, इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे और स्टेट पे उसकी एंथैल्पी है क्या है, और इनिशियल कंडीशंस पे, इस स्टेट पे, इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे उसकी एंथैल्पी क्या है, और दोनों का डिफरेंस ले लें तो आपको हीट पता चल जाएगी कि सॉलिड से वेपर बनाने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास स्टीम टेबल नहीं है, आप स्टीम टेबल को यूज़ नहीं करना चाहते, फिर आप इसको डिटरमाइन करना चाहते हैं कि किस तरह कितनी एनर्जी यूटिलाइज होगी, तो आपको फिर हाइपोथेटिकल पाथ जनरेट करना पड़ेगा। अब इस स्लाइड में हमने कोई भी है तो हाइपोथेटिकल पाथ, एज्यूम्ड पाथ जनरेट करते हैं। इसमें है क्या, एक तो आपके पास रेफरेंस कंडीशंस आप खुद से बनाते हो, और ये आपके पास फाइनल कंडीशंस है। तो हमने सॉलिड से कंसीडर किया है कि वाटर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, आइस की फॉर्म में है। अब होगा क्या, पहले आपने उस सॉलिड फॉर्म को, उसका जो है उसको आपने उसका फेस चेंज करवाना है। जब फेस चेंज करवाएंगे तो आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा, तो आपने उसमें एनर्जी ऐड करनी है। जब एनर्जी आप ऐड करोगे तो आपने पहले वाटर को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जाना है। तो आपके पास ये जो डेल्टा H1 है दैट इज इक्वल टू मेल्टिंग डेल्टा HM, यानी जो मेल्टिंग हीट ऑफ मेल्टिंग इक्वल हो जाएगी। इसी तरह जब आपने उसका फेज चेंज करवा लिया, अभी आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए ताकि हम उसका फर्दर उसको मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट की तरफ लेके जाए। तो जब भी आपने किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको अपने सीपी मेथड से फाइंड आउट करना है। अब सीपी कैसे निकालते हैं हम, सीपी आपको जो टेबल B2 है फेल्डर की बुक में, एट द एंड पे आखिर में आपको टेबल गिवन है, तो वहाँ पे आप ABC के फॉर्म में सीपी वैल्यूज निकालेंगे और इसको यहाँ पे पुट करेंगे, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास एक फाइनल फॉर्म आ जाएगी, इसमें A इंटू मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी प्लस B/2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी स्क्वायर। उसमें डेल्टा टी जो है वो आपका डिफरेंस होगा इनिशियल फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर। इसी तरह जब आपने वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया है, उसकी स्टेट भी चेंज हो चुकी है, तो अब इसको मेल्टिंग पॉइंट से आप वेपराइजेशन पॉइंट तक लेके आएंगे। जब भी आपका फेज चेंज होगा, फेज चेंज इन्वॉल्व होगा, तो आपका टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा, सिर्फ आपकी उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, मेल्टिंग लिक्विड से वेपर्स, लिक्विड के वेपर्स बन जाएंगे। तो आपके पास जो इस स्टेप में, स्टेप यहाँ से यहाँ तक, स्टेप 2 to 3 में, या इस लिक्विड स्टेट वाटर से वेपर स्टेट वाटर में जाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो आपके पास वेपराइजेशन हीट पे इक्वल हो जाएगी एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर। इसी तरह अब यहाँ इस स्टेट पे हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी अचीव हो चुका है, वेपर स्टेट भी अचीव हो चुकी है। अब प्रेशर जो है ना वो इनिशियल टेम्परेचर है, अभी हमें इसका फर्दर टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, जो रिक्वायर्ड आपके पास टेम्परेचर है दैट इज एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जब इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो आपने 100 से 400 तक इसको लेके जाना है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप सीपी मेथड से हीट कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू योर डेल्टा H4। लेकिन आपके पास इस पे स्टेट भी सेम रहेगी और प्रेशर भी सेम रहेगा। अब आपने टेम्परेचर भी डिजायर्ड अचीव कर लिया, स्टेट भी डिजायर्ड अचीव कर लिया, सिर्फ एक कंडीशन रहेगी दैट इज आवर प्रेशर। तो आपने इसका प्रेशर भी इंक्रीज करना है 1 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर तक। लेकिन आप एजम्पशन लेते हो कि प्रेशर जो है ना वो एनर्जी बैलेंस में उसका निग्लिजिबल इफेक्ट आता है, तो इस वजह से यहाँ पे आप इसकी एजम्पशन ले लेते हो कि डेल्टा H5 है दैट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 किलो जॉल। तो आप बॉन्ड हेबल साइकिल के मुताबिक जितनी भी इन जो है इन स्टेट्स में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है उनको आप ऐड कर देंगे, यानी
इसको डेल्टा H1, उसमें ऐड करेंगे डेल्टा H2, तो डेल्टा H3, इन सबको जब हम ऐड करेंगे इनकी जो हीट आएगी वो हमारे पास जो प्रीवियस स्लाइड में हीट के इक्वल थी, दैट विल बी इक्वल टू -334 किलो जूल पर केजी ऑफ एंथैल्पी ऑफ स्टीम।